नमस्कार साथियों, आज फिर ब्रिटेन के राजनीतिक विचारक जॉन लॉक के कुछ राजनीतिक विचारों के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने सुनील शर्मा। इससे पिछली वीडियो में हमने जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के ऊपर चर्चा की थी विस्तार से। आशा करता हूं कि वो आपको समझ में आया होगा। आज हम जॉन लॉक के उस राज्य के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी स्थापना जॉन लॉक करता है। उस राज्य का स्वरूप क्या है। और जॉन लॉक के साथ एक बात और जुड़ी रहती है कि उसको हम उदारवाद के जनक के रूप में जो है जानते हैं। तो वो कौन से ऐसे बिंदु है जिसके कारण हम उनको एक राजनीतिक विचारों में उदारवादी राजनीतिक विचारों के जनक के रूप में जानते हैं। और उससे पहले ऐसा कोई राजनीतिक विचारक नहीं हुआ जिन्होंने ऐसे उदारवादी विचारकों की या उदारवाद के जो मूलभूत विचार हैं उनकी प्रतिस्थापना यहाँ पर हमारे सामने की होगी। इस बारे में भी हम उनके विचारों को आज समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में जॉन लॉक का राजनीतिक सिद्धांत में क्या योगदान रहा है, ये सारी बातें एक दूसरे से इतना आपस में मेल खाती है कि जिनको मिलकर हमने मिलाकर एक ये कुछ बिंदु आप लोगों के सामने निकाले हैं। इन बिंदुओं पे, प्रमुख बिंदुओं पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को जॉन लॉक और उदारवाद के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहता हूं। साथियों, जॉन लॉक को उदारवाद का पिता इसलिए कहा जाता है या उदारवादी राजनीतिक चिंतन में उनका सबसे ज्यादा योगदान इसलिए है क्योंकि जॉन लॉक पहले ऐसे राजनीतिक विचारक थे, राजनीतिक विचारकों की, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला में, जिन्होंने वो उदारवाद की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो प्रमुख बिंदु है, जिनको विशेषताएं हम कह सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज तरीके से जोड़ने की कोशिश की, यानी कि अधिकतम उन विशेषताओं का समावेश जो है हम लोगों को जॉन लॉक के विचारों में मिलता है। साथियों, मैं पहले भी बता चुका हूं कि उदारवाद के अंदर जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्तिवाद, जो हमको हॉब्स में भी मिल गया था। लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया है आपको पिछली वीडियो में कि हॉब्स उस व्यक्तिवाद के साथ कहीं ना कहीं एक निरंकुश शासन की स्थापना कर देता है। इसलिए उदारवादियों में अग्रणीय होने के बावजूद भी उसको उदारवाद के जनक के रूप में हम नहीं जानते। इसके उल्टा एक निरंकुश शासन तंत्र के प्रतिस्थापक के रूप में, एक आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में उनकी पहचान ज्यादा है, ना कि उदारवादी विचारक के रूप में। व्यक्तिवाद के साथ जब हम एक सीमित सरकार के विचार को जोड़ते हैं और उसके जो मूल आधार है विवेकशीलता, उसको जब हम क्लब करते हैं, यानी कि तीन चीजों को कम से कम हम जब एक साथ लेकर आते हैं तब कहीं हम उदारवाद के बारे में सोचते हैं। तो पहले क्या है, व्यक्तिवाद है। दूसरी क्या है, एक लिमिटेड गवर्नमेंट, एक सीमित सरकार की बात है। और तीसरा है कि व्यक्ति विवेकशील है, यानी कि जन्म से ही, ये मैंने कल भी बताया था आपको कि लॉक मानता है कि मनुष्य जन्म से ही विवेकशील है और उसी विवेकशीलता के आधार पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से एक समान है। साथियों, अगर यह विवेकशीलता आधार रूप में उदारवाद के अंदर ना हो तो आप ये मानकर चलिए कि जिस पूंजीवादी व्यवस्था की प्रतिस्थापना सारे उदारवादी करते हैं, जॉन लॉक से लेकर, रूसो से लेकर और आधुनिक और समकालीन युग में ये जॉन रॉल्स तक, और सारे उदारवादी, चाहे समकालीन हो, परंपरागत हो, चाहे आधुनिक राजनीतिक विचारक हो, उस पूंजीवादी विचार को वो खड़ा ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस विवेकशीलता के आधार पर वे व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और उस व्यक्ति की स्वतंत्रता के पैमाने को निकाल कर फिर बाजारवाद तक ले आते हैं। और वो कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के द्वारा उत्पादित किए गई वस्तु का
मूल्य निर्धारण करने के लिए भी वह पूंजीपति स्वतंत्र है। इसलिए राज्य का हस्तक्षेप मार्केट में नहीं होना चाहिए। यह लाइसेंस-फेयर है, लाइसेंस-फेयर का सिद्धांत है, जिसको जो है रिकार्डो से लेके, मॉर्थस से लेके, एडम स्मिथ से लेके सब लोगों ने, जितने भी उदारवादी रहे हैं, उन्होंने किसी न किसी रूप में इसका समर्थन किया है। तो ये खुली मार्केट, ओपन मार्केट जो है, जिसमें राज्य का हस्तक्षेप न रहे, ऐसे विचारों की स्थापना जो है करते हैं, तब यहां पर उदारवादी विचार निकल कर आते हैं। आइए अब हम अपने एक एक पॉइंट को करके, एक एक मुद्दे पर बहस करते हुए, कल से जो हमने वीडियो बनाई थी उसके आगे किस प्रकार का एक राजनीतिक स्वरूप, एक राज्य का स्वरूप निकल कर आता है जॉन लॉक का, उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहला मूल बिंदु जो हमारे सामने जॉन लॉक के राजनीतिक विचारों में निकल कर आता है वह यह है कि जॉन लॉक राज्य को लोकहित यानी कि पब्लिक वेलफेयर का एक साधन मात्र मानते हैं। देखिए जितने भी उदारवादी राजनीतिक विचारक हैं वे राज्य को कभी भी संपूर्ण संस्था के रूप में नहीं मानते, जैसा कि अरस्तु और प्लेटो मानते हैं। ये बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। और मध्यकाल में भी जो है एक देवीय राज्य के सिद्धांत को जो स्थापित करने की कोशिश की थी, उसकी आलोचना सारे उदारवादी करते हैं और इसको लोकहित यानी कि पब्लिक वेलफेयर का साधन मान के चलते हैं। इस आधार पर, और यही वो प्रमुख आधार है जिससे राज्य की उत्पत्ति के लिए लोग आपस में प्राकृतिक अवस्था में सहमत होते हैं। ये बात दूसरी है कि वो किस प्रकार के राज्य को बनाते हैं, लेकिन उनके उस मूल में लोकहित ही होता है, स्वयं का हित होता है, यानी कि अपने जान माल की रक्षा करने के लिए राज्य की स्थापना की जाती है। चाहे हॉब्स देखिए, चाहे लॉक देखिए, चाहे रूसो देखिए। और इसलिए इन तीनों में, चाहे मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हॉब्स का सिद्धांत एक बिल्कुल निरंकुश सिद्धांत है, लेकिन उस सिद्धांत में भी वह निरंकुशता, ये मैं बता चुका हूं कि केवल व्यक्तिवाद को बढ़ाने के लिए और उसके जीवन को स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए और उसकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए है। और यही बात रूसो आगे चल के कहता है कि एक बार राज्य की स्थापना, नागरिक समाज की स्थापना हो जाएगी तो सब लोगों की संपत्ति और जान माल की रक्षा करने का उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से सामान्य इच्छा को होगा। और यही बात हमारे सामने लोग कहते हुए नजर आते हैं कि राज्य अपने आप में कोई साध्य नहीं है। यह साध्य कौन है? व्यक्ति। सारे उदारवादी ये मान के चलते हैं व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता, उसका जीवन और उसकी संपत्ति वो ही साध्य है, यानी कि व्यक्ति इस पूरे दायरे में केंद्र बिंदु में है। और ये जो जितनी भी संस्थाएं हैं जिनका निर्माण हम करते हैं, उसमें राज्य जो सर्वोच्च संस्था है वह हमारे उन सारे हित साधनों का जो है, हितों का साधन करने का एक यंत्र के रूप में लिया जाता है। इसलिए सारे राजनीतिक विचारक उदारवादी जो हैं वो ये कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई है, इसका मतलब वो साधन नहीं है, साधन वो साध्य नहीं है, वो साधन है। लेकिन उस राज्य के अभाव में चूंकि मनुष्य के जानमाल की रक्षा नहीं हो सकती है। अगर राज्य नहीं होगा तो मनुष्य का जान और माल दोनों खतरे में होंगे। इसलिए वो एक बुराई तो है, लेकिन उसकी प्रतिस्थापना करना बहुत जरूरी है ताकि मनुष्य का जीवन स्वतंत्र रहे। दूसरी जो बात है लॉक के आधार में जो निकल कर आती है मूल रूप से, वह है ये कि राज्य का जो आधार है, यानी कि राज्य की जब उत्पत्ति की गई, राज्य को जब लोगों ने बनाया और जब वो सहमति हुई, तो उसका जो प्रमुख आधार है वो सहमति है, कंसेंट है। ये हम पहले बता चुके हैं लॉक के राज्य के सिद्धांत में कि लॉक के प्राकृतिक अवस्था में सारे लोग अपनी सामाजिक स्थिति में रहते हुए सर्वसम्मति से इस बात के ऊपर पहुंचते हैं कि वे अपने जो प्राकृतिक
कानूनों की व्याख्या करने, उनके अनुसार दंड निर्धारित करने और उसको क्रियान्वित करने के अपने उन प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करेंगे और 3 प्राकृतिक अधिकारों को अपने पास रखेंगे, जिसमें हमने बताया था जीवन, स्वतंत्रता और संपदा। और इसका आधार, इसका मतलब यह है कि राज्य की उत्पत्ति सहमति से होती है। इसका दूसरा आधार भी यही है कि हॉब्स का भी जो राज्य है वो भी सहमति के आधार पर होता है, लेकिन उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ समझौता करता है। रूसो का राज्य भी सहमति के आधार पर होता है, जिसमें लोग अपनी व्यक्तिगत स्थिति को सामूहिक स्थिति के सामने समर्पित करते हैं और उसके साथ ही सर्वोच्च जो सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में जाते हैं। तो जितने भी ये समझौतावादी राजनीतिक विचारक हैं, चाहे इसमें आप कौटिल्य को भी रख सकते हैं, वे ये मानकर चलते हैं कि सहमति ही राज्य का प्रमुख आधार होती है। और यही बात स्थापित करने की जो है कोशिश जो है जॉन लॉक ने अपने राजनीतिक विचारों में अपने राज्य के स्वरूप में भी यहां पर की है। तीसरा जो प्रमुख बिंदु निकल कर आता है कि राज्य के स्वरूप के बारे में जॉन लॉक क्या कहते हैं कि वो किस प्रकार की संस्था है। देखिए, राज्य के स्वरूप के बारे में जॉन लॉक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक संस्था है कि प्राकृतिक अवस्था जो कि काफी सुखद पूर्ण थी ऐसा लॉक बताता है, और उस सुखदायक स्थिति को और अधिक सुखदायक बनाने के लिए राज्य की जरूरत लोगों को महसूस होती है, क्योंकि वो जो अनुपातिक दंड प्रणाली, स्वचालित दंड प्रणाली व्यवस्था थी, उससे लोग पूरे संतुष्ट नहीं थे और उसको क्रियान्वित भी नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्होंने अपने सहमति से ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जो उनके बिहाफ पर ऐसे निश्चित, प्रकट और जो है कानून और नियम बना सके जो सबके लिए निष्पक्ष रूप से सबके ऊपर एक साथ लागू हो सके। यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर रूल ऑफ लॉ और यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ और यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, यानी कि कानूनों का एक रूपकरण और कानून का शासन स्थापित करने की बात जॉन लॉक हमारे सामने करते हैं। यानी कि जो भी संस्था होगी वो एक संवैधानिक कुछ नियमों से बंधी होगी और उन नियमों के अनुसार ही उस सरकार का भी संचालन होगा और उसके मातहत रहने वाली जनता भी उन्हीं नियमों से संचालित होगी, जो सबके लिए एक जैसे होंगे। अनुपातिक दृष्टि से जैसा कि प्राकृतिक अवस्था में था वैसा नहीं होगा। एक जैसे दंड के लिए एक जैसा अपराध जैसी स्थिति यहां पर राज्य के स्वरूप के अंदर लेकर आते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि राज्य व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करता है। यहां पर भी जॉन लॉक पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ये बात मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाता हूं, फिर मैं आपको एक बार दोहरा देता हूं कि जितने भी उदारवादी राजनीतिक विचारक हैं, चाहे वो किसी भी विचार या किसी भी ऐसे संकल्पना का जो है कितना भी हिमायत कर ले, जैसे हम जॉन रॉल्स में भी देखते हैं कि न्याय के सिद्धांतों में वे स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व देते हैं, लेकिन अंत में जाकर पूंजी की असमानता को अपने दूसरे सिद्धांत के अंदर, जहां वो कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक विषमताएं इस ढंग से जो है व्यवस्थित की जाएंगी कि जिससे सबसे कमजोर व्यक्ति का अधिकतम लाभ हो, वहां भी हम यही बात देखते हैं। रूसों में भी हम यही बात देखते हैं कि निजी संपत्ति की उत्पत्ति को बहुत बड़ा कारण लोगों के कष्ट का रूसों मानकर चलता है, जिसके कारण उनकी प्राकृतिक अवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है, उनका जो है आनंदमय जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। लेकिन साथियों, रूसो भी सामान्य इच्छा या राज्य की स्थापना करते समय उस संपत्ति की समाप्ति की बात नहीं करते, इसके उल्टे उस संपत्ति की सुरक्षा के लिए सामान्य इच्छा की
प्रतिनिधित्व की बात करते हुए रूसो नजर आते हैं। और यही बात जॉन लॉक के अंदर हमें मिलती है, जो वो कहते हैं कि व्यक्ति की संपत्ति क्या है। यहां पर जॉन लॉक इसमें तीन प्रमुख चीजों को रखते हैं, यह बात मैं पहले ही बता चुका हूं। मनुष्य के तीन प्राकृतिक अधिकारों को सामूहिक रूप से व्यक्ति की संपत्ति जॉन लॉक मानकर चलते हैं कि ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति है, जिसमें उसका जीवन, उसकी स्वतंत्रता और उसकी संपदा, यानी कि जहां वो रहता है उसके खेत खलियान, पशु पक्षी, हीरे जवाहरात, धन संपत्ति सब मिलाकर जो उसकी संपदा बनती है, इन तीन चीजों को व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति माना है और यह राज्य की सीमा से बाहर की चीज है। ऐसी व्यवस्था भी जो है जॉन लॉक हमारे सामने करते हैं। इससे अगला पॉइंट हमारे सामने है कि राज्य सत्ता पूर्ण ना होकर एक सीमित सत्ता है, यानी कि यही अंतर हॉब्स और लॉक के अंदर देखने को मिलता है कि राज्य सत्ता की स्थापना हालांकि इन सब उद्देश्यों को लेकर हॉब्स भी करता है, लेकिन वहां पर उसकी जो सत्ता है वह पूर्ण है और लॉक इस पूर्ण सत्ता यानी कि निरंकुशवादी सत्ता की आलोचना करते हुए आगे बढ़ता है और यह कहता है कि अगर कोई राजा अकर्मण्य है तो लोगों को उसके खिलाफ क्रांति करने का अधिकार है और कोई भी शासन व्यवस्था, चाहे वे दैवीय अधिकार की हो चाहे वे निरंकुश सत्ता की हो, मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। इसलिए राज्य की स्थापना करते समय जॉन लॉक एक ऐसी सीमित सरकार की स्थापना करते हैं जिसके ऊपर वो तीन चीजों का अंकुश लगाते हैं, यानी कि प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपदा की रक्षा करना। यही वे सीमितता गवर्नमेंट के उस फंक्शनिंग को, उसको निरंकुश नहीं रहने देते और उसको अंकुश में रखते हैं। अगला बिंदु हमारे सामने है कि राज्य की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका शक्ति पृथक पृथक होती है, यानी कि यहां पर जो उदारवाद का एक मूल सिद्धांत है शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, इसका समर्थन सबसे पहले यहां पर करते हुए जॉन लॉक पाए जाते हैं। यानी कि कानून बनाने वाली जिन चीजों से समस्या प्राकृतिक अवस्था में आ रही थी कि ये दोनों कार्य प्रत्येक व्यक्ति के पास थे और वह अपने प्राकृतिक विवेक के आधार पर अनुपातिक दंड प्रणाली व्यवस्था से उनका संचालन करता था। उस अनुपातिक दंड प्रणाली व्यवस्था को समाप्त करते हुए और एक जैसे निष्पक्ष भाव के नियमों को बनाने और उनको क्रियान्वित करने वाली संस्थाओं को अलग अलग करते हुए जॉन लॉक अपने राज्य के सिद्धांत की स्थापना करते हैं और इसलिए वह कार्यपालिका यानी कि उसके एग्जीक्यूट करने वाले और व्यवस्थापिका उसका निर्माण करने वाले इन संस्थाओं में को किसी एक व्यक्ति के हाथ में, जैसे कि हॉब्स ने लेवियाथन के हाथ में दिया और रूसो ने सामान्य इच्छा के हाथ में दिया, उन शक्तियों का केंद्रीकरण ना करते हुए शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की प्रतिस्थापना हमारे सामने यहां पर लॉक करते हुए नजर आते हैं। तो जो पाश्चात्य राजनीतिक और उदारवादी राजनीतिक विचारकों का जो मूल बिंदु है सेपरेशन ऑफ पावर और चेक एंड बैलेंस, उसमें से इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की स्थापना हमारे सामने जॉन लॉक यहां पर करते हैं। अगला बिंदु है कि राज्य के शासक को विवेक से कार्य करने का अधिकार है, यानी कि ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हैं और शासक भी एक मनुष्य है, उस शासक को भी अपने विवेक से काम करने का अधिकार जॉन लॉक देता है। इसकी जरूरत इसके साथ साथ उस बात के लिए भी है कि जॉन लॉक राज्य की स्थापना होने के बाद
प्राकृतिक अधिकारों की गुंजाइश वहां पर छोड़ता है, और गुंजाइश नहीं छोड़ता है, उसको एक पूर्व शर्त के रूप में निर्धारित करता है, और निर्धारित करने के बाद वह राजा के ऊपर, शासक के ऊपर एक अंकुश के रूप से काम करती है, और उन प्राकृतिक अधिकारों का संचालन प्राकृतिक विधि के द्वारा होना है। और प्राकृतिक विधि का जो मूल आधार है वह प्राकृतिक विवेक है। तो विवेकशीलता को राज्य की स्थापना हो जाने के बाद भी, विवेकशीलता को राज्य की स्थापना हो जाने के बाद भी लोक त्याग नहीं करता है। यही बात मैं कह रहा हूं कि उसको उदारवादियों के एक प्रमुख जो है राजनेता के रूप में, एक राजनीतिक दर्शन शास्त्री के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि वह लिमिटेड गवर्नमेंट, व्यक्तिवाद और विवेकशीलता को यहां पर अभी भी हम देखते हैं कि हमारे यहां पर हमारे राजनेताओं को, हमारे राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, ऐसे बहुत सारे जो अधिकार होते हैं जिनका वह अपने विवेक से जो है प्रयोग कर सकता है। उन कुछ मामलों में अपने विवेक का प्रयोग वह स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो वो विवेकशीलता का आधार कहीं ना कहीं हम यहां पर जॉन लॉक के इस सिद्धांत के रूप में देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है और कहीं ना कहीं प्राकृतिक विधि से भी अगर संचालित होना, क्योंकि जो प्राकृतिक अधिकार है उनका संचालन राज्य के नियमों के अनुसार नहीं हो सकता, क्योंकि वे राज्य के नियमों की परिधि से परे हैं। तो राज्य के कोई भी नियम उनको संचालित नहीं कर सकते। उनको जो विवेक है, और विवेक क्या है? प्राकृतिक है, वह भी राज्य द्वारा नियंत्रित और संचालित नहीं हो सकता है। इसलिए विवेक को शासक के कार्यों के अधिकार क्षेत्र में जॉन लॉक रखते हैं। अगला बिंदु हमारे सामने है कि राज्य की अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। बिल्कुल, ये बात सारे उदारवादी और जितने भी समझौतावादी विचारक हैं वो सारे के सारे इस बात को कहते हैं कि राज्य की अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है, यानी कि जनता ही सत्ता का मूल आधार होती है। और अगर इसको हम मैक्स वेबर की भाषा में कहें तो यही वह जनता है जो किसी सत्ताधारी व्यक्ति को वैधता यानी कि लेजिटिमेसी प्रदान करती है। तो जब लेजिटिमेसी प्रदान किया हुआ शासक ही जो है वहां पर राज कर सकता है। लेकिन इसमें लेजिटिमेसी तो हॉब्स के शासक को, जेनेरो को, उसको भी लोगों ने प्रदान की, और जो रूसों की सामान्य इच्छा है उसको भी प्रदान की। लेकिन यहां उसके बाद वो अपने अधिकारों को सरेंडर कर देते हैं, उनके पास उनके कोई अधिकार नहीं रहते। लेकिन जॉन लॉक इस बात की व्यवस्था करते हैं कि राज्य की स्थापना से पूर्व और राज्य की स्थापना के बाद तो निश्चित रूप से वो जो सत्ता है, अंतिम सत्ता जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन, उस सत्ता जनता में ही निहित होनी चाहिए। तब जब वो व्यक्ति उन जनता के द्वारा निर्धारित किए गए कार्यों को सही रूप से संचालित ना कर सके, अर्थात जब शासक जान माल की रक्षा करने में निरर्थक साबित हो तो जनता को अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उस शासक को बदल देना चाहिए। इसी आधार पर अगला बिंदु निकल कर आता है कि राज्य का जो पदाधिकारी है वह स्थायी नहीं है। ये मैं पिछले पॉइंट में भी आपको समझौतावादी सिद्धांत में भी बता चुका था कि पदाधिकारी वास्तविक रूप से जॉन लॉक पदाधिकारी को एक ट्रस्टी के रूप में देखते हैं। वो कोई स्थायी नहीं है, पदे नहीं है, वो कोई पैतृक नहीं है, वो कोई देवी आधार पर नहीं है। वो एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा दायित्व है वो जिसको लोगों की संपत्ति और उनकी धरोहरों की रक्षा करनी है। उसका मूल काम ये है, उसकी रक्षा करनी है। अगर वह अपने मूल काम से भटक जाता है तो उसको अपदस्थ किया जा सकता है। और इसलिए
प्रत्येक लोकतंत्र में, हालांकि लोकतंत्र के अंदर, आधुनिक लोकतंत्र के अंदर एक बड़ी खराब बात ये भी निकल कर आती है, जिसका बार बार जो है रूसो ने भी इस बात को किया था कि ब्रिटेन के लोग भी, जो अपने आप को सबसे बड़े लोकतंत्र के हिमायती मानते हैं, 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं, अर्थात वह अपने उस लोकतंत्र के अधिकार का प्रयोग 5 साल में एक बार करते हैं। एक बार सरकार बना लेने के बाद उनके पास कोई अधिकार नहीं रहता कि वह उस सरकार को वापस बुला ले। तो हमें वो पद विहीन करने के लिए कम से कम 5 साल जो है आज की व्यवस्था के अंदर 5 साल तो कम से कम इंतजार करना पड़ता है। लेकिन यह निश्चित है कि अगर जनता ठान ले कि यह सरकार ठीक नहीं है तो उस पदाधिकारी को हटाया जा सकता है, अर्थात वह कोई स्थायी पदाधिकारी नहीं है। यह भी उदारवादी लोकतंत्र की मूल विशेषता है। अगला बिंदु है कि जॉन लॉक लोगों को विद्रोह और क्रांति का अधिकार देता है। देखिए, जॉन लॉक इस प्रकार की धमकी किसी को नहीं देता अपने राज्य के सिद्धांत में, और इस प्रकार का भय भी खड़ा नहीं करता जैसा हॉब्स ने खड़ा करने की कोशिश की कि अगर कोई व्यक्ति शासक के आदेशों का पालन नहीं करेगा और उस शर्त को तोड़ देगा तो प्राकृतिक अवस्था के अंदर चला जाएगा। और प्राकृतिक अवस्था काफी भयावह है, अर्थात अपने जीवन की सुरक्षा के लिए चाहे कितना ही निरंकुश शासक हो, उसके नियमों का आपको पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर जॉन लॉक इस बात में बिल्कुल एक इतर प्रकार का, एक अलग प्रकार का विचार रखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर शासक आपकी इच्छाओं के अनुसार, आपकी अपेक्षाओं के अनुसार और खास करके उन शर्तों के अनुसार जो राज्य की स्थापना करते समय आप लोगों में, यानी कि दो पक्षों में, यानी कि राजनीतिक पक्ष और सामाजिक पक्ष में, दो पक्षों में निर्धारित हुई थी, उन प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, तो लोगों को उस शासक के खिलाफ विद्रोह करके, उस अकर्मण्य शासक के खिलाफ विद्रोह करके उसको बदल देने का अधिकार है। जिस प्रकार से कि पहले इंग्लैंड में 1688 में लोगों ने अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से रक्त विहीन क्रांति करते हुए, जिसको हम ग्लोरियस क्रांति कहते हैं, उस बात से जॉन लॉक इतने प्रभावित थे कि उन्होंने लोगों को क्रांति का अधिकार दिया कि आप अपनी मांग रखिए, शासक अगर नहीं मानता है तो उसको आप शांतिपूर्ण तरीके से बदल दीजिए। इसमें मार्क्स की तरह वायलेंस नहीं है। ये विद्रोह, ये क्रांति मार्क्स की क्रांति नहीं है साथियों, इस बात का ध्यान रखना। ये एक संवैधानिक क्रांति है, ये रक्तपात वाली क्रांति नहीं है, ये रक्त विहीन क्रांति है। जो मार्क्स वाली क्रांति है उसकी बात आगे करेंगे कि किस प्रकार की क्रांति की बात मार्क्स करता है, और वह रक्तपात वाली क्रांति क्यों होनी चाहिए और किस प्रकार से होनी चाहिए, उसकी बात हम जब मार्क्स के बारे में बात करेंगे तब हम करेंगे। अंतिम बिंदु जो आपके सामने आज हम बात कर सकते हैं वो ये है कि जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। देखिए, उदारवादियों में जॉन लॉक ही ऐसा राजनीतिक विचारक है, और खासकर से जितने समझौतावादी राजनीतिक विचारक हैं उन सब में जॉन लॉक ही एक ऐसा राजनीतिक विचारक है जो प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हुए पाया जाता है। और इसी आधार पर राज्य की स्थापना होने के बाद भी प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक विवेक को वो अपने राज्य में स्थान देता है। इसके इतर ना तो हॉब्स के अंदर ना ही रूसो के अंदर। एक बार जब राज्य की स्थापना हो जाती है तो मनुष्य के पास किसी प्रकार के प्राकृतिक अधिकार नहीं रह जाते हैं। लोग समझौता करते समय अपने सारे प्राकृतिक अधिकारों को उस सर्वशक्तिमान, जिसको हॉब्स ने लेवियाथन कहा है और रूसो ने सामान्य इच्छा कहा है, उसके सर्वोच्च निर्देशन में छोड़ देते हैं और उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों को मान्यता देते हैं।
कि वो जो करेंगे वो ठीक है। और जब वे ये कहते हैं कि वो जो करेंगे वो ठीक है, तो वो अपने प्राकृतिक अधिकारों को त्याग करने के साथ साथ अपने क्रांति या विद्रोह करने के अधिकार का भी त्याग वहां पर कर देते हैं। तो साथियों, इन बातों को, इन मुद्दों को, इन पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा कि जॉन लॉक इन उदारवादियों में ऐसे विचारक हैं जो केवल प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हुए पाए जाते हैं। और सही मायने में अगर हम ये मानकर चले कि जॉन लॉक का पूरा राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक समझौते से लेकर और उसके राज्य की संरचना तक, उसके राज्य के स्वरूप तक इन प्राकृतिक अधिकारों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, तो ये कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। ये तीन प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपदा ही जॉन लॉक के विचारों में, जिनको सामूहिक रूप से व्यक्तिगत संपत्ति मानता है जॉन लॉक, सामूहिक रूप से पाए जाते हैं। आशा करता हूं कि इस सवाल में आपको कुछ उत्तर मिल गए होंगे जिनके आप तलाश कर रहे होंगे। आपका दिन शुभ रहे।